आज गंगा जी के इस पवित्र तट पे पिछले 3 दिन से चिंतन शिविर चला रहे हमारे इस मंच पे बैठे पदाधिकारी, हमारे सत्कारयोग भाई अनंत तलान जी और हमारे समक्ष बैठे सभी किसान बहन भाई, बुजुर्ग, नौजवान, सबसे पहले सबको राम राम, सलाम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साथियों, आज हमें आप सबके दर्शन करने का मौका मिला भाई अनंत तलान जी की कृपा से, उनकी मेहरबानी से। जैसे वक्ताओं ने पहले बहुत सारी डिटेल में आपके साथ बातचीत चर्चा की है, मैं किसी बात को दोबारा रिपीट करना उचित नहीं समझता, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। जैसे भाई साहब ने कहा, आपकी ट्रेन का टाइम भी होने वाला होगा, लेकिन मैं 2-3 बातें आपके साथ करनी चाहता हूं भाइयों। देखिए, एक तरफ देश का किसान आंदोलन कर रहा हो, सड़कों पे हो, और दूसरी तरफ सरकार के गलियारों से आपके खिलाफ योजनाएं बन रही हों, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हों, तो वो समय बहुत खतरनाक होता है। हमारा आंदोलन चल रहा था, मध्य प्रदेश से एक आवाज आई कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बना दिया कि किसान की जमीन लेंगे, लेकिन उनको उस जमीन की कीमत नहीं दी जाएगी। वो जमीन को डेवलप किया जाएगा और उससे कुछ जमीन, कुछ हिस्सा वापस किसान को दे दिया जाएगा, बाकी जमीन गवर्नमेंट ले जाएगी। उस समय हम समझते थे कि ये केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, वहां पे इतनी जल्दी ये हो सकता ना हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पंजाब के अंदर सिर्फ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केवल लुधियाना के अंदर 24,311 एकड़ जमीन इसी कानून के तहत ले ली गई है। उनको उस जमीन की कीमत नहीं दी जाएगी। लैंड पूलिंग एक्ट के तहत वो जमीन ली जा रही है, और उसमें कहा क्या गया है कि आपकी जमीन को डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करना, उन्होंने वहां पे एक शहर बसाने का काम करना है, वहां पे प्लॉट वगैरह काटकर, सिर्फ इतना ही काम करना है उन्होंने, और कुछ नहीं है। क्या डेवलप करनी, कुछ नहीं करना। और आपको उस जमीन में से 1 एकड़ का 4840 गज हुआ करते हैं, और किसान को जो वापस करना है वो केवल 1200 गज जगह किसान को वापस करनी है। बाकी मेरा कहने का मतलब 75% जमीन किसान की बगैर कुछ दिए, बगैर पैसा दिए वो ले जानी है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पार्टी, भाई साहब कोई भी हो, वो किसानों मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही, वो कारपोरेट्स के लिए काम कर रही है, वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वहां वो जमीन इधर वालों ने तो अभी हो सकता है शुरू ना किया हो, लेकिन पंजाब में तो वो शुरू हो चुका है।
तो मेरा आप सबसे बात करने का, आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा इतनी निवेदन है कि कभी इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि अगर हमारे पास जमीन ना रही तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, फिर होगा क्या? कभी सोचा किसी ने इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं सोचता। ये सोच रहे हैं कि जब होगा देखेंगे। ये बात तो सोच रहे हैं कि जब होगा देखी जाएगी। अरे भाई, देखी जाएगी, ये सोच बहुत गलत है। पहले ये सोचना शुरू करें और ये अपने आप पता चलेगा कि बाद में फिर क्या होगा। एक बात मैं आपके साथ साझी करूं, जमीन की कीमत क्या होती है, वैल्यू क्या होती है जमीन की? आपसे कोई भी पूछे, आप ये कहोगे हमारे क्षेत्र में जी 20 लाख है, हमारे क्षेत्र में 30 लाख है, हमारे 40 लाख है, हमारे 50 लाख है। यही मानते हो ना? यही है या कुछ और है? यही मानते हो? ये जमीन की कीमत नहीं है। जमीन की ये कीमत कतई नहीं है। जमीन की कीमत क्या है मैं वो बताता हूं आपको। जमीन की कीमत है मेरे भाइयों, आपकी ये जो बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनकी इज्जत, इनकी आबरू उस जमीन की कीमत है। आप ये सोचें, कभी विचार करें इस पे। एक आदमी मजदूर है, उसके पास जमीन नहीं है, उसकी बेटी आपके खेत में काम करती है ना, मजदूर की बेटी को करना पड़ता है। लेकिन किसान जिसके पास जमीन है, उसकी बेटी, उसकी बहू बेटी, उसके परिवार की कोई लड़की कभी अपने ही खेत में काम करती देखी है किसी ने? नहीं करती। जब आपके पास जमीन ना रही, ये सब हमारी जो बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, इनको फिर क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करना पड़ेगा ना। जब ये मजदूरी करेंगी, आप भी सब मजदूर हो गए। इन लड़कियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को किसी कारपोरेट की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना होगा। बोलिए, जाना होगा या नहीं जाना होगा? बताएं, जाना होगा। तो वहां एक ध्यान में रखना, एक ध्यान में एक बात को रखना कि वो जो जैसा हमारी खिलाड़ी लड़कियों के साथ हुआ ना, हमारी खिलाड़ी लड़कियों के साथ जैसा हुआ, तो हुआ पैसे की वजह से किया ना, उन्होंने सत्ता के कारण किया ना। तो उनके पास वो जो कारपोरेट होंगे, वो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनकी पीठ में ये लोग खड़े होंगे और वहां से आपकी इज्जत, आबरू सही सलामत वापस नहीं आएगी। भाई, समझ आई मेरी बात? जमीन की वैल्यू ये है। वो जमीन की वैल्यू नहीं है कि 50 लाख है, 40 लाख है, 30 लाख है। वो जमीन की वैल्यू नहीं है। इसके लिए हमारी सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हमने किसी बेटी को जन्म दिया, किसी लड़की को ब्याह कर घर लेकर आए हैं, नौ बनाकर लेकर आए हैं, तो उसकी इज्जत की राखी करना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? बोलिए, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी की इज्जत की राखी करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जिस वजह से वो इज्जत के ऊपर हाथ डलने वाला है, उसकी इज्जत खतरे में पड़ने वाली है, वो है आपकी जमीन बचाकर रखना। उसके लिए लड़ाई लड़ना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? बोलिए, उसके लिए लड़ना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बात मैं और लास्ट में करूं आप सबसे। देखिए,
सरकार कैसे हुक्म दाग रही है हमारे ऊपर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार हो चुकी है और वो ये चाह रही है कि बाहर से जीएम सोयाबीन, जीएम कई मक्का वो इंडिया में आए। अगर वो आता है, अगर वो आ जाता है तो मान लीजिए जैसे वो एक बात आई थी ना, जब कोरोना आया था, जब कोरोना आया था ये बात कही जा रही थी, आम कही जा रही थी कि जो कोरोना है अब ये किसी के कंट्रोल का, किसी के बस का नहीं रहा, ये कहा जा रहा था ना। बिल्कुल ऐसा ही वो जीएम सीड है, अगर वो आएगा इंडिया के अंदर, वो यहां उसकी खेती की जाएगी तो वो भी किसी के बस का नहीं है। अगर आप कोई भी फसल, अगर सरसों की खेती भी थोड़ी कर लोगे ना, एक छोटा सा प्लाट लगा लोगे 10, 12, 15 मरले का अगर प्लाट छोटा सा वो भी लगा लोगे, वो भी पूरी यूपी के अंदर वो बीमारी फैला देगा। इतना डेंजरस है और हमारी सरकार वो करने के लिए तैयार हो चुकी है। उसका विरोध करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों एक बात है, बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा जिसको आपने आपके घर में जिसने जन्म लिया, पोता, पोता कहते हैं ना, छोटे बेटे के बच्चे को, आप भी पोता ही कहते होगे, पोता। कभी उसके बारे में सोच कर देखना उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और वो कितने खतरे में है। अगर जब तक ये बातें आप नहीं सोचते तब तक भाइयों आप ऐसे ही बैठे रहोगे और नुकसान होता जाएगा, दुश्मन आगे बढ़ता जाएगा और हम एक दिन दुश्मन की पकड़ में आ जाएंगे। जो मैंने पोता की बात कही है, आप ईमानदारी से बताएं, आपके दादा थे, आपके दादा, और अब आप अपने पोता के दादा हो। जो आपका दादा था उसके सर पे कर्ज था क्या, बताएं? और फसल का उत्पादन अब से बहुत कम था या नहीं था? हाँ, जो कम उत्पादन करता रहा हमारा दादा, वो कर्ज की पकड़ में नहीं आया और उसका पोता, उस दादा का पोता, ये मेरा किसान भाई जो बैठा है, ये आज उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है, लेकिन कर्ज की पकड़ में इतना आ गया कि 7 लाख किसान हमारा कर्ज की वजह से सुसाइड कर गया। ऐसे हालात में फंस गया हमारा किसान। और कोई भी किसान, अगर आज सरकार आपको बोले कि आपके सर पे जितना कर्ज आए 2 महीने का समा दिया जाता, 2 महीने के अंदर अंदर वापस करो, नहीं तो हम आपकी जमीन ले लेंगे, कितने किसान हैं जो हमारे मोड़ सकते हैं, वापस कर सकते हैं? कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता। तो फिर अंदाजा लगाएं कि जो आपका पोता है, जो छोटा सा बच्चा घर में खेल रहा है, जिसको कोई पता नहीं कि हमारे दादा के सर पे कितना कर्ज आया, रात को दादा को नींद नहीं आई, वो किस वजह से नहीं आई उसको कोई पता नहीं, वो खेल रहा है। तो जब उसके कंधों पे ये कबीलदारी का ये पूरे का पूरा सिस्टम बोझ पड़ेगा, क्या पोता इस बोझ को झेल पाएगा? तो भाइयों, उसको मरना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। और वो आपको क्या दे रहा है ये भी देखिए, आपकी जेब से 5,000 10,000 रुपया नुकसान आ जाए, गिर जाता, कभी कभी हो जाता है, हमारे साथ सभी के साथ हो जाता है। अगर 10,000 रुपया आपका कहीं पे खो गया, आप उदास हो जाओगे, आपका 10,000 रुपया नुकसान हुआ है। घर में जाओगे, बेटी बहन
आपके लिए पानी लेकर आएगी, चाय पूछेगी, लेकिन आपका चेहरा पढ़ते हुए वो ये सोचेगी कि दादाजी, पिताजी, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों, पूछेगी। लेकिन वो जो पोता है छोटा सा, जो 1.5 साल का पोता है, आप जब अपनी बेटी को बताओगे, पूरे का पूरा परिवार उदासी के आलम में आ जाएगा, पूरे का पूरा परिवार उदास हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा उधर से खेलता खेलता आता है तो दादा को ये बोलता है कि मुझे यहां बैठाओ, और वो जब आप उसको माटी के साथ लिबड़े हुए को यहाँ पे आपके गोद में बिठाते हो, तो वो आपकी तरफ ऊपर देखकर हंसता है। ईमानदारी से बताएं, वो आपकी पूरी की पूरी 10,000 रुपया खो जाने की टेंशन एक बार दूर करता है या नहीं करता? ईमानदारी से बताएं, करता है? जब वो करता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो फूल जो आपकी घर में खिला हुआ है, वो आपके लिए आपकी उदासी दूर करता है, आपकी टेंशन दूर कर रहा है, और उसको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दें हम? बताएं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात मैं और ये कहना चाह रहा हूं, आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, किस लिए दिया? हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में ये दर्ज है बात कि पुत्री गंध पवे संसार। समझ नहीं आई होगी बात, आपको मैं बता देता हूं कि हमारा पीढ़ी आगे चलती है तो बेटे से चलती है। एक बात, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे घर का वारिस आ गया हमारे पास। जब किसी भी घर में बच्चा जन्म लेता है, लड़का जन्म लेता है, आपके घर में एक बहुत बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि हमारे घर का वारिस आ गया है। यही होती है ना? आप एक उम्मीद रखते हो कि बच्चा बड़ा होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, वो हमारी जैसे हम इसकी छोटी उम्र में परवरिश करते हैं, वो आगे आकर हमें संभालेगा, हमारा बुढ़ापा संभालेगा, हमें मेडिसिन ला कर देगा, हमें इधर उधर बैठाएगा। ये सबको उम्मीद है या नहीं है? अगर उसके लिए जिससे हम इतनी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उसके लिए हम कुछ भी ना करें और वो हमारे बैठे बैठे आंखों के सामने देखते देखते वो सुसाइड कर जाए, तो देखिए क्या बनेगा। मैं लास्ट में एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। देखिए, हमारे बच्चे के ऊपर एक उम्मीद है कि ये जब हम बूढ़े होंगे ये हमें संभालेगा। जानवर होता है ना, जानवर, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। सबसे किसी आदमी को घटिया आदमी का खिताब देना हो, हम ये कहते हैं उसकी बात छोड़ो यार, वो तो कुत्ता आदमी, यही कहते हैं ना, यही बात कहते हैं ना। घटिया से घटिया किसी को कहना हो तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक फीमेल कुतिया बच्चों को कहीं पे किसी घोंसला में जन्म दे देती है, वहां से आपका रास्ता है गुजरने का। मेरा ख्याल है वो एक बार अपना आपका रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर देती है कि इस रास्ते पे मेरे बच्चे हैं, इधर मत आना। बोलिए, करती है या नहीं करती? करती है ना कि यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, उसका लंबा रिश्ता भी नहीं है। जब 2-3 महीने का हो जाएगा वो अपना अलग रास्ता तय कर लेगा, कुछ इधर निकल जाएंगे, 2-4 इधर निकल जाएंगे, माँ बेचारी इधर उधर घूमती फिरेगी। 2 महीने का रिश्ता है, लेकिन 2 महीने का रिश्ता ऐसे निभाती है वो कि आप लाठी लेकर उस रास्ते से निकलने की, गुजरने का प्रयास कीजिए, लाठी मारिए, कुछ करिए, उनको उसका सर फोड़ने का प्रयास कीजिए, उनकी कान तोड़ने का प्रयास कीजिए, जो करोगे कर लेना, लेकिन वो उसका ये प्रण रहेगा कि यहां तो नहीं आने दूंगा, आपको यहां नहीं आने दो। आप जो कर सकते हो कर लो, जितना मर्जी लाठी से पीट लो, लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चे हम इधर नहीं आने देंगे। अंदाजा लगाएं वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। और हम अगर
अपने पोते को जिंदा रखने के लिए, हमारी बेटियों की आबरू को जिंदा रखने के लिए, वो जमीन बचाकर रखने के लिए हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो अंदाजा लगाएं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। क्यों साथियों, भाग रहे हैं? हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम पूरी ताकत से इसको बचाने के लिए हम लड़ें। जीत लेंगे ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे अभिमन्यु ने बात कही, हमारे भाई साहब ने बात कही, एक बात ये पता ही नहीं सोचना कि हम हार गए। हम आंदोलन लड़ रहे थे, हमारा जो फैसला था वो यही था कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों को C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव मिले, एक बार किसान की ऋण मुक्ति हो, ताकि सुसाइड होना बंद हो जाए। हमारी यही मांग थी। लेकिन एक बात मैं आपको कहनी चाहता हूं दोस्तों, वहां पे इस मजबूती से हमारे किसान भाइयों ने लड़ाई को लड़ा। किसी के हाथ में, हमारे पंजाबी का ये जो हमारे खेती के संद है, उनका नाम है, एक को संग बोलते हैं, आप यूपी में पता नहीं क्या बोलते हो, एक को संग बोलते हैं, एक को तंगड़ी बोलते हैं, एक को कसिया बोलते हैं, ऐसे से हैं। सब के सब किसानों के हाथों में वो सभी के सभी संद थे कि कितना भी जोर लगा ले सरकार, किसी को डल्लेवाल को हाथ नहीं लगाने देंगे, उठाने नहीं देंगे। और ये एक दिन का काम नहीं था। 8 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक ऐसे ही रहा। वो आप सबने वो उसको संभाला। किसान तो किसान है, भले वो हरियाणा का किसान वहां बैठा था, भले पंजाब का किसान बैठा था, तो उन्होंने उसको संभाला। सरकार ने पूरा प्रयास किया हमें उठाने का, लेकिन नहीं उठा पाई सरकार। मैं जो बात आपको कही है कि ये मत सोचना कि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, ये भी जीते हैं। प्राप्ति नहीं हुई गलत बात है, जीते मैं क्यों कह रहा हूं। सरकार को कूटनीति से हमें बैठक में बुलाकर वहां से गिरफ्तार करना पड़ा, वहां से गिरफ्तार किया और आंदोलन के ऊपर अटैक किया। अंदाजा नहीं, शुक्र किया ना, कूटनीति से किया ना, और डरे हुए थे तभी ऐसे किया ना। तो जो डर कर करता है, जो भी करता है, वो जीता नहीं होता। जो सीधा टक्कर लेता है, जीता वो होता है। इसके लिए आप जीते हो, लड़ाई को आगे बढ़ाना है हमारा प्रयास है। मेरे दोस्तों, हम यहां इसलिए आपके पास आए हैं। एक कमी है, जब हम 20 और 21 का लड़ाई लड़ रहे थे, आप सब भाइयों का हमारे ऊपर एक नाराजगी थी, एक इतराज था कि पंजाब वाले भाई आए, आंदोलन शुरू किया। जब 3 कानून वापस हो गए, एमएसपी के ऊपर कोई निर्णय नहीं करवाया सरकार से, और आंदोलन को छोड़कर चले गए। ये था सभी बाहर की स्टेटों के भाइयों का इतराज। मैंने उस दिन भी ये बात कही, अगर कोई भी आपका साथी वहां होगा बैठक में तो आपको बता सकता है, मैंने बैठक में ये बात कही थी कि इन जो नेता जाने की बात कर रहे हैं, ये पंजाब के मालिक नहीं है। पंजाब कल भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ है। मैं आपको एक बात कहूं लास्ट में, हमें खरीदने के लिए ये बात आती थी, भाइयों आप पंजाब के लिए मांगो, क्या मांगते हो? जब अदर स्टेटों के लोग आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है, इसमें है ही नहीं है, तो किस लिए मांग रहे हो? मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। हमारा ये था कि देखिए, हमारी लड़ाई पूरे स्टेट के किसानों की है। हम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के एक नेता हैं।
एसकेएम नॉन पॉलिटिकल पूरे भारत का है, केवल पंजाब का नहीं है। किसी का योगदान कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिमांड हमारी पूरे देश के किसानों की है, तभी तक जारी रहेगी जब तक पूरे देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिल जाता। ये बात चलती रही थी। तो मेरा आप सबसे ये है कि हमें दूसरा, एक तो वो ये कहते थे कि आप पंजाब वाले ले लो, दूसरी बात क्या कहते थे मैं वो बताता हूं। जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे लिए बहुत कुछ बोला गया, हमें ये कहा गया ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये अलगाववादी हैं। पूरे भारत में हमारे खिलाफ ये प्रचार किया, और वो तभी होता था भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, आपका भाई होने के नाते, मैं कोई नेता नहीं, मैं इसलिए निवेदन करता हूं अगर आप यूपी की ये जो आपके सर पे टोपियां हैं, अगर वहां जितने हम थे उतनी टोपियां आपके वहां दिखती, क्या वो हमें खालिस्तानी बोल सकते थे? हमारे आंदोलन को नहीं बोल सकते थे। वो इसीलिए बोला गया कि हमारी वहां पे कुछ कमजोरी रह गई। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, आंदोलन लड़ रहे हैं, बहुत कुछ प्राप्त किया। जैसे अब मन्नू ने बताया कि हमने पूरे भारत का 6 लाख गांव हैं, अगर हम सब जितने भी मंच पे बैठे नेता, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी नेता हैं, सभी एकजुट लग जाएं, प्रयास करें कि गांव-गांव, घर-घर पे हर एक किसान के पास ये बात पहुंचानी है कि एमएसपी गारंटी कानून क्या है, हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत है। अगर वो हम प्रयास करते, 10 साल तक हम वहां पे बात नहीं पहुंचा सकते थे। अब एक एक घर पे, चूल्हे पे हमारी बात चली गई। ये इस आंदोलन की प्राप्ति है। WTO की बात जब आती थी, हमारा किसान जमात इस बात को सुनना पसंद नहीं करता था। अब हमारी किसान बरादरी को इस बात की जानकारी हो गई है कि हमें एमएसपी ना मिलने की वजह, हमें हमारी लूट करवाने के पीछे WTO खड़ा है। ये हमारे परिवारों को, हमारे भाइयों को समझ आ गया। बात हम घर से उठे, सड़क पे लेकर आए, सड़क से आगे जाकर पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का नेता, वैसे तो हम लोग कहते हैं ना कि वो चोन मैनिफेस्टो में हमारी मांगे डालते हैं, वो चोन मैनिफेस्टो से कहीं ताकतवर है कि पार्लियामेंट के पटल पे, वहां पे विपक्ष के नेता ने ये बात कहना कि जब हमारा समय आएगा हम देश के किसानों को इसी ही सदन से एमएसपी गारंटी कानून देंगे। वो आपके साथ एक वायदे में बद्ध हैं, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी वो वैसे अभिमन्यु ने बता दी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रयास है दोस्तों कि एक एक किसान को हमें अपने साथ लेना है। ठीक है, जैसे भाई साहब ने एक बात कही है, ये मांगे हैं हमारी, अगर किसी की भी इन मांगों के साथ सहमति है, हम सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अब एकता करने का वक्त है, अब वो आ जाए। लेकिन यहां पे एक बात जरूर है कि इसके लिए जितने भी आते हैं भाई, सबको सम्मान दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें अगर कोई इधर उधर की बात करे वो ठीक नहीं है। जैसे मैं ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आंदोलन के चलते जब अनशन चल रहा था, वहां पे एक एकता मता आया कि एकता की जाए, तो उनकी शर्त सुनिए सभी साथी, उनकी शर्त क्या थी? उन्होंने ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून का जो आपका मुद्दा है, इसको पीछे ले जाओ, आगे प्रायोरिटी पे इसको मत रखो। अनंत लाल जी, उनकी ये डिमांड थी।
और हम ये कह रहे थे कि जिस मुद्दे को उभार कर हम छत पे चढ़ने वाले हैं, बंदेरे को हाथ पड़ने वाला है, उसको आप कह रहे हो पीछे छोड़ो और दूसरे मुद्दों को आगे लेकर आओ, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो वो लोग जिनका इसके साथ सहमति नहीं बनती वो ऐसी वैसी बातें करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं, जैसे भाई साहब ने कहा, सभी को हम आज के इस मंच से खुला सदा देते हैं, सभी आए, सभी एकता बनाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन वो नेता नहीं आते तो फिर मेरी निवेदन है किसान भाइयों से कि किसान जरूर एकजुट हो जाएं। जब किसान एकजुट हो जाएंगे तो उनका आना उनकी मजबूरी बन जाएगी। जैसे पंजाब के अंदर जब उन दूसरे संगठनों को छोड़कर किसान इस तरफ आने शुरू हुए, ट्रालियां की ट्रालियां गांव से निकलनी शुरू हो गई, तो उनको आना पड़ा वहां। उनकी मजबूरी बना सकता है किसान। तो ये मैं इतना की टूक मात्र इतनी बात कहनी चाहता था। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, भाई अनंत तिलान जी का धन्यवाद करता हूं, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें आपके दर्शन करने का मौका प्रदान किया। अब जब मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, जितनी दूरी से मैं चल कर आया, शरीर तो इतना इस काबिल नहीं है अभी चलने फिरने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये है कि जो मैं आपके पोते को जिंदा रखने की बात कह रहा हूं, मेरे भी घर पे भाइयों ऐसा ही एक पोता है। बस भावना ये है कि सबके पोते जिंदे तभी रहेंगे, मेरा पोता तभी जिंदा रहेगा अगर आप सबके पोते जिंदा रहेंगे। मेरी बेटी, मेरी नौ रानी की आबरू तभी कायम रहेगी अगर इन सब बेटियों की आबरू कायम रहेगी। डल्लेवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार डल्लेवाल सिंह आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय किसान, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान